हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। राष्ट्रवाद एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी जिस पे आप लोग बहुत ही विशिष्ट तरीके से गौर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे उपनिवेशवाद, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, मार्क्सवाद इत्यादि। लेकिन बहुत सारे इतिहास के टॉपिक्स में राष्ट्रवाद सबसे अग्रणी स्थान रखता है। हम जो मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करते हैं इसमें सर्वाधिक अगर कोई पहलू है इम्पोर्टेंट इंडिया के दृष्टिकोण से या पूरे वर्ल्ड वाइड, तो राष्ट्रवाद। दो विश्व युद्ध जो हुए ये भी कहीं ना कहीं अति राष्ट्रवाद, कहीं ना कहीं क्या रियलिटी कि अति राष्ट्रवाद के परिणाम हैं। राष्ट्रवाद इस नए एरा में इसकी कहानी का प्रारंभ होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि 1648। ये दौर है राष्ट्रीय राज्यों का उदय का। सामंतवाद के अवशेषों पे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये एक सिंपल सा लाइन है जो सर्वथा व्याप्त है, आप भी पढ़े होंगे। सामंतवाद के बाद ये जो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा है, सामंतवाद के समय जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे वो यूरोपीय क्षेत्र में जहाँ तक जिनका संभव हो सका वो एक अपना सीमा खींचते हैं, परिधि खींचते हैं। उनके अंतर्गत अन्य छोटे छोटे सामंत होते हैं, वो अपना एक सिस्टम और प्रणाली बनाते हैं और अपने उस क्षेत्र को राष्ट्रीय राज्य घोषित करते हैं। यूरोप के बहुतेरे राज्यों ने ऐसा किया और अब ये करने के बाद उन्हें एक अभिस्वीकृति की आवश्यकता थी। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया संपन्न हुआ और इस संधि के तहत सभी को उनके सीमाओं की मान्यता मिली। उन्हें एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ आप राष्ट्रीय राज्य हो, हम सभी सहमत हैं। एक बहुत ही यूरोप में पहली इतनी बड़ी संधि हुई। इस संधि में कुछ नियम कानून बने, तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। वहाँ से लगभग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में इंटरनेशनल लॉज बने। उन कानूनों का कोई भंगन नहीं करेगा, इन कानूनों को कोई तोड़ेगा तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के कानूनों का उल्लंघन होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। किंग टू किंग रिलेशनशिप होंगे, फॉरेन पॉलिसी किंग देखेगा। किंग का जो पोस्ट है उस राष्ट्रीय राज्य का जो वंशानुगत शासक जो है वो वंशानुगत होंगे। और किंग जो है इसमें सर्वे सर्वा है। और राष्ट्रीय राज्य तो कहा जा रहा है लेकिन ये जनता का राष्ट्र नहीं है। ये नाम मात्र को राष्ट्रीय राज्य कहने को ही है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का ये राज्य है। इसका एक खामी भी हमें नजर आता है कि अगर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में शादी विवाह संपन्न हो रहे हैं तो जमीन की अगर आदान प्रदान हो जाती है, कोई एक राजा दूसरे राजा को अगर कोई जमीन का भूभाग दे देता है तो सारे के सारे लोग उस देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। मतलब आज आपका 20 साल से राष्ट्र कोई और है, 50 साल से राष्ट्र कोई और है और कुछ ही समय बाद मतलब रातों रात आपका राष्ट्र बदल जाएगा, आप स्पेन से फ्रांस में चले जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद तो नहीं दिखता है। हाँ, पुराने स्वरूप की तुलना में एक नया स्वरूप तैयार हुआ और इस वर्तमान राष्ट्र का एक फाउंडेशन वहाँ से तैयार होता है। कोई भी चीज़ लंबी प्रक्रिया के बाद ही तय होती है। ये तैयार हुआ, इसके बाद कुछ स्टेप्स आएंगे, कुछ ऐतिहासिक मोड़ आएंगे, इसके बाद लगातार राष्ट्र निर्माण का दौर चलेगा वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में भी। कुछ पहलू और भी हैं राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के। किन किन देशों में कितना राष्ट्रवाद, भारत के संदर्भ में कुछ सवाल उठेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस प्रोसीजर को देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय राज्य का कंसेप्ट चल रहा है उसमें मुख्यतः जो डिफाइंड रहा ये सर्वमान्य मत नहीं है। और सर्वमान्य मत से हमें पता है कि सर्वमान्य मत मानविकी में कुछ है ही नहीं।
एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि बहुतेरों को पढ़ करके एक बैलेंस व्यू, एक बैलेंस अप्रोच अपनाना है। अब ये सवाल में मन में मत लाइएगा कि 50 परिभाषाएं हैं, सबके कुछ न कुछ बातों को उठा के अपने परिभाषा में डाल दूं। हर एक वर्ड्स को डालेंगे तो पता चलेगा कि एक पेज में आपका परिभाषा तैयार हो रहा है। एक मनोभाव को तैयार करना है, एक टोटल कंक्लूजन को तैयार करना है। उस कंक्लूजन में ये जो राष्ट्रीय राज्यों का जो निर्माण हो रहा है, तो एक मोटा मोटी तय किया गया कि एक भूभाग हो। राष्ट्र किसे कहते हैं? तो एक भूभाग हो, वहाँ कुछ लोग हों, उसकी अपनी सीमा हो, एक ऐतिहासिक शक्ति के वो लोग उपज हो, एक ही ऐतिहासिक शक्ति हो, और उनका परंपरा, उनके रीति रिवाज इत्यादि भी लोगों के सब एक हो। तो कुल मिला के इस दशा को हम राष्ट्र का कंडीशन मान सकते हैं। आपको किसी भी, राष्ट्रवाद ही नहीं, किसी भी तरीके के परिभाषा में समग्रता लाना है अपने कुछ शब्दों से, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं इंक्लूड हो सके। हाँ, कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी इतर होते हैं, जो ये लगभग सिद्ध हैं, मेजॉरिटी से सिद्ध हैं कि हाँ ये विचार बहुत ही दूर के नजरिया का है, तो उन विचारों को कम से कम लेना है। जैसे राष्ट्रवाद में ही हम चर्चा करेंगे भारतीय संदर्भ में, आगे एक नाम आएगा बेनेडिक्ट एंडरसन। 1883 में इनका एक बुक आया था इमेजिन कम्युनिटीज। तो उसमें उन्होंने कहा, नाम से ही पता लग रहा है, इमेजिन कम्युनिटीज मतलब कि राष्ट्र की उसमें उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को इमेजिन कराया जाता है। अब इस बात पे कुछ लोग तो सिरे से खंडित कर देंगे, हंसेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी राइटर ने कोई बात रखी है तो कुछ तो बात होगा, उसमें कुछ तो विचार करना होगा। एक नया एक बच्चा जन्म लेता है, कुछ बड़ा होता है, तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम्हारा ये लोकल एरिया है, ये तुम्हारा स्टेट है, राज्य है, राष्ट्र है, एक्सेट्रा। तो जब उसको बताया जाता है कि आपका ये देश है, राष्ट्र है, तो वो मानता है, मतलब उसको कल्पना कराया गया, इमेजिन कराया गया। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मान लिया जाए कि अच्छा एजुकेशन न लिया हो, राष्ट्र के बारे में किसी कारणों से वो बड़ा हो गया और उसे चर्चा न मिली हो, वो समझता न हो, जानता न हो, मेजॉरिटी लोग आसपास हो इस तरीके के, तो वो कम्प्लीटली ऐसा हो गया हो, कभी सुना ना हो, उसे एकाएक 20 साल की उम्र में बताया जाए कि तुम्हारा ये राष्ट्र है, इसका सीमांकन ऐसे ऐसे है, ये है, वो है। 2 दिन 4 दिन तो भले ही उसके मन में जो भी आए, लेकिन वो मान लेगा। बेनेडिक्ट एंडरसन यहाँ तक तो उनकी बात लागू होती है, लेकिन क्या राष्ट्र के परिभाषा में उनकी ये बात कि राष्ट्र इमेजिन कराया जाता है, राष्ट्र इमेजिन कराने की चीज़ है, इमेजिन करा दिया गया तो राष्ट्र है। वो बेसिकली इंडोनेशिया के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के हैं भी नहीं, लेकिन इंडियन एस्पेक्ट में भी चर्चाएं उनके बुक से चलती है। कहीं ना कहीं उनके विचारधारा से प्रभावित होकर भी लोग कहते हैं कि भारत को भी राष्ट्र के लिए इमेजिन कराया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया और एक समझाया गया कि आपका ये राष्ट्र है, वरना आप इस जो आप आज आपका जो राष्ट्र है, इस लंबे चौड़े राष्ट्र के आप एक राष्ट्र नहीं हो सारे लोग। ये सेकंड स्टेज में हमारी चर्चा चलेगी। पहले तो हम ये देख लें कि आज का जो राष्ट्र का स्वरूप है, इस स्वरूप में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। एक आउटलाइन आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको राष्ट्रवाद पे या किसी भी टॉपिक पे जिससे कि राष्ट्रवाद से आपको सहयोग लेना हो, इसके अंशों से, इसके लाइन से, या किसी भी आंसर में राष्ट्रवाद को भी कुछ हद तक डिफाइन करना है, किसी भी फेज को, तो वो आप समझ पाएंगे। पूरे एक लंबे प्रक्रिया से गुजरने में हम इतिहास के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उसमें केवल राष्ट्रवाद खींचेंगे। आप इस लेक्चर में ये जरा भी ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे कि उस कहानी में क्या चल रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे उपनिवेशवाद की बात होगी कि जब मार्क्स ने समझाया, बताया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, मतलब ये अंतर्राष्ट्रवाद के को काउंटर करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया जाएगा। राष्ट्रवाद जो अति राष्ट्रवाद की ओर जाए, पर राष्ट्रवाद की ओर जाए, साम्राज्यवाद की ओर जाए, तो जब ये लाइन चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस केवल और केवल मास के
सर्वहारा वर्ग के आह्वान पे कि दुनिया के मजदूरों एक हो, आप लोग एक हो, आप कोई राष्ट्र नहीं हो जर्मन या फ्रेंच या कुछ और, तो केवल वहां पे आप ये नहीं देखेंगे कि ये बताया जा रहा है, आप देखेंगे कि राष्ट्र का जो इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रवाद का जो इम्पोर्टेंस है, बस उस पर काम किया जा रहा है। बाकी उस समय साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद अपना एक नया स्वरूप ले रहा है, वो एक अलग विषय है। आप उपनिवेशवाद पे भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, अन्य विषयों पे दूंगा। सारे लेक्चर्स कहीं ना कहीं एक साथ जब कंप्लीट होते हैं तब जाके समग्रता आती है। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। एक आउटलाइन आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद में, आप उपनिवेशवाद जब पढ़ेंगे तो उसमें भी राष्ट्रवाद का इनपुट मिलेगा, मार्क्सवाद का इनपुट मिलेगा, हर चीज़ों का हर चैप्टर में इनपुट तो आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके ही एक समग्रता में आप आएंगे। खैर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और ये कहानी आगे बढ़ रही है, ये अवस्था कमोबेश चलती रहेगी फ्रांस की क्रांति तक। अमेरिका में भी क्रांति हुई, मध्य वर्ग का उद्भव हुआ, मध्य वर्ग का स्वरूप दिखा वहां पे। इसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789 में, यहां पर एक विशेष मोड़ आएगा। दरअसल मैंने 2 डेट्स लिखे हैं, एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की संधि 1648, फ्रांस की क्रांति 1789। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वर्तमान स्वरूप के लिए। वर्तमान स्वरूप में फ्रांस की क्रांति में मध्य वर्ग का उदय होता है। ये वही मध्य वर्ग है जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के समय जो राष्ट्रीय राज्यों को एक अभिस्वीकृति मिल रही है इस संधि में, उस प्रक्रिया में मध्य वर्ग का अभिन्न योगदान रहा है। उस समय के राजाओं को, राष्ट्रीय राज्य के जो राजा हैं उनको स्टैब्लिश होने में कुलीन वर्ग, चर्च, इन सब के खिलाफ मध्य वर्ग खड़ा होता है राजा के साथ और इस नए राष्ट्र के निर्माण करवाने में सहयोग निभाता है। लेकिन समय गुजरते गुजरते ये समय आएगा और इस समय यही जनता इस राजा से भी अब डिमांड करेगी कि हमें राष्ट्र में और भूमिका चाहिए और भी पार्टिसिपेशन चाहिए। खैर, यही मध्य वर्ग है। आगे चल करके सर्वहारा वर्ग का जब बारी आता है कि उसे भी कुछ भूमिका दो तो मुकर जाता है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता है कि आप भी शामिल हो। खैर, अब यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार इत्यादि बहुत सारे बेहतरीन तथ्य जो अब के जमाने में चल रहा है, उसका शुरुआत इस दौर में हो रहा है। इस क्रांति में आप देखेंगे कि एक घटना होती है कि राजा और रानी को मार दिया जाता है। एक सिंबल है कि अब राजवंश नहीं चलेंगे। चलते तो उसके बाद भी हैं, लेकिन स्वरूप बदला बदला सा होता है, बिल्कुल बदलने लगता है। धीरे 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 पूरे 19वीं सदी में राष्ट्रवाद जो है अपने एक नए स्वरूप में आ जाता है। हालांकि काफी हद तक इसी समय आपको स्वरूप दिखता है कि जनता के हाथ में शासन आ जाती है, वही मध्य वर्ग के हाथ में शासन आ जाती है। और फिर नेपोलियन का आगमन होता है। नेपोलियन फ्रांस के गौरव को, फ्रांस के स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को वो ले गए यूरोप में, लेकिन फ्रांस का गौरव भी साथ साथ चला गया। नेचुरल सी बात थी कि आपको एक बड़ी आर्मी चाहिए थी, बेहतरीन आर्मी चाहिए थी। फ्रांस के मेजॉरिटी पब्लिक भी आर्मी में आ गए थे। 12 लाख लोग आर्मी में थे। बाकी देशों के पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख एक्सेट्रा आर्मी थी। तो वैसे भी आपके पास सामर्थ्य था और इस आर्मी में जबरदस्त जोश हो, जुनून हो। इन चीज़ों के लिए भी राष्ट्रीय गौरव तो चाहिए था। और भी नेपोलियन का अपने स्वार्थ थे। जब इस्टेब्लिश हो रहा है तो वो कैसे क्या करेगा। तो कुल मिलाकर के वो पूरे यूरोप में एक तो लिबरेटर ऑफ यूरोप बने हुए हैं, यूरोप का मुक्तिदाता नेपोलियन। ले भी जा रहे हैं चीज़ों को, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, सारी बातें जहां भी नेपोलियन जा रहे हैं, जीत रहे हैं। जिस भी राष्ट्रीय राज्य को, जिस भी क्षेत्र को, वहां पे पब्लिक के द्वारा भी उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन जहां भी जाएंगे नेचुरल सी बात है कि शोषण होगा वहां पे। आर्थिक शोषण सबसे पहले, तो कुछ भौहें तनेंगी वहां के लोगों की। इसके बाद और भी चीजें जाएंगी, जैसे कि फ्रांसीसी गौरव जा रहा है। तो जिस किसी भी क्षेत्र में गए, स्विस क्षेत्र में गए तो स्विस गौरव भी है, वो पनपेगा कहीं ना कहीं। जिस क्षेत्र में जाइएगा वहां का गौरव पनपेगा कि अगर आपका गौरव है तो हमारा क्या। खैर, तो कहा भी क्या है कि जिस राष्ट्रवाद ने नेपोलियन का रास्ता प्रशस्त किया पूरे यूरोप में, उसी राष्ट्रवाद ने
वहाँ से नेपोलियन को खदेड़ भी दिया। नेपोलियन के आने और जाने के क्रम में बहुत सारी और भी पहलुएं हैं, लेकिन ये पहलू भी एक महत्व रखता है। उनका अपना सैनिक और बाकी विषयांतर हो जाएगा। हम राष्ट्रवाद के पहलू को यहाँ देखेंगे कि इस दौर में राष्ट्र जनता का राष्ट्र बन रहा है। जीन जैक्विस रूसो जो कि जिनका विचार फ्रांस की क्रांति से पहले ही आ चुका था, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं था। ये क्रांति होती है और फिर उनका विचार और तेजी से रन करने लगता है। जनरल विल की अवधारणा उन्होंने दी। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र संप्रभुता होनी चाहिए, पब्लिक की संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब कि जनता का ही राष्ट्र होता है, राष्ट्र जनता का होता है। ये उनका अपना कंसेप्ट, और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में यहाँ पे इसी बात को लेकर चला जा रहा है। और यही चीज धीरे धीरे पूरे यूरोप में कि अब राजाओं का राष्ट्र नहीं है, अब जनता का राष्ट्र। लेकिन ये भी अभी एक सीमा तक है, मध्य वर्ग तक है। आगे चल करके औद्योगिकरण का और भी इजाफा होगा। औद्योगिकरण के बाद समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद उसका भी एक विशेष रूप मार्क्सवाद आएगा। मार्क्स कहेंगे कि दुनिया के मजदूर एक हों, मजदूर एक होंगे, एक होने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से जीन जैक्विस रूसो का विचार उनके समय में विशेष रूप से नहीं चला, एक स्पेशल घटना हुई और चली, तो मार्क्स का भी विचार उनके जीवित रहते भर में तो नहीं चलता है विशेष रूप से। हाँ, उनके विचारों से कुछ रिएक्शन जरूर होते हैं, जो कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो नेचुरल सी बात है कि वो अंतर्राष्ट्रवाद, विश्वव्यापी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रवाद को काट कौन करेगा, इस विश्वव्यापी बात का कट कौन करेगा? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यहाँ पे कैसे कट करेगा? जब इसकी भावनाओं की पराकाष्ठा आए तो उन्हीं मजदूरों के कुछ डिमांड्स को, जिन वजहों से उन्होंने आंदोलन का एक स्वरूप मन में बिठाया है, मास के थ्रू या जैसे भी, तो उनको दबाने के लिए कहीं ना कहीं उनके डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। आर्थिक जो भी उनके डिमांड्स उनको पूरा किया जाएगा, और उन्हें ये भी समझाया जाएगा कि आप जर्मन हो, आप स्विस हो, आप फ्रेंच हो, एक्सेट्रा, ये लीजिए राष्ट्रीय झंडा, ये रहा आपका राष्ट्रीय गान, और हम एक हैं, एक्सेट्रा। बस इतना कहने भर से तो होगा नहीं, तो आप कहीं ना कहीं परराष्ट्रवाद की ओर जाएंगे, साम्राज्यवाद की ओर जाएंगे, दैट मीन्स उपनिवेशवाद की ओर जाएंगे। अब इस दौर में 1850 के वाले दौर में राष्ट्रवाद जो है अपना अलग, उपनिवेशवाद एक अलग स्वरूप अपना तैयार कर रहा है, और हर राष्ट्र कहीं ना कहीं जा रहा है। नेपोलियन के जाते समय एक वियना कांग्रेस 1815 में मेटरनिक के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। मेटरनिक का मानना था कि ये जो फ्रांस में क्रांति हुई, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था, या पूरे यूरोप की क्रांति में भी ये कुछ लोगों के षड्यंत्रों को ही कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ये नहीं मान रहे हैं कि ये समय का डिमांड है, ये आर्थिक, सामाजिक इत्यादि डेवलपमेंट है, क्रांति है, उनका परिणाम है। तो ये फिर से पुरातन व्यवस्था को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। इन्होंने स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। पूरे 19वीं सदी में साम्राज्य ध्वस्त होते रहे, जो वियना कांग्रेस में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया था। एक बार जनता को स्वाद लग चुका है सत्ता का, तो वो सत्ता पे तो काबिज रहेगी ही रहेगी किसी न किसी बहाने। हाँ, अब मास के समय एक नया टाइम आ रहा है कि सर्वहारा वर्ग को सत्ता में अधिकार चाहिए। तो ये अब मिडिल क्लास को स्वीकार नहीं है। वो खुद तो सत्ता में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, या कहिए कि लगभग सर्वे सर्वा बने हुए हैं, लेकिन सर्वहारा वर्ग को वो सत्ता में अंश मात्र भी नहीं देना चाहते हैं। और सीमित मताधिकार वाले उन्हें राष्ट्र चाहिए, उन्हें ये कंप्लीटली जनता का राष्ट्र, कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। खैर, तो अब वो जो आगे बढ़ रहे हैं उपनिवेशवाद की ओर, और इस उपनिवेशवाद में होड़ लगेगा आपस में। अगर ब्रिटेन कहता है कि आधी रात में भी ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन का कोई नागरिक छाता लेके घूमता है कि हमारा सूरज तो डूब ही नहीं रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा राज है, ये बात अपने लोगों को भी समझाने के लिए, सर्वहारा वर्ग को भी समझाने के लिए, मजदूर वर्ग, कि देखो हम कितने गौरवशाली लोग हैं, हम किस देश के नागरिक हैं।
तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का जब इशू आता है तो बाकी इशू दब जाते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी, एक रईस, हर कोई एक मोर्चा पे आ ही जाता है। अब उनका ये लाइन है तो जर्मनी, हर देश अपना कोई ना कोई लाइन लेके आएगा। तो जर्मनी कहता है कि हमें भी सूर्य के नीचे जमीन चाहिए। अब ये चीजें जो हैं धीरे धीरे आगे अतिवादिता की ओर जाएंगी और प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, ये दोनों विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के ही विभत्स रूप हैं। राष्ट्रवाद एक तो इस समय के पहले था नहीं, इस समय के पहले सामंतवाद, इसके बाद जब राष्ट्रवाद आता तो यहाँ पे एक विशेष मोड़ जो आज का स्वरूप है, और फिर ये कहानी यहाँ तक कि विश्व युद्ध के रूप में दो बार राष्ट्रवाद जब अति रूप लेगा, तो यही यूरोप जहाँ पे आज का मॉडल राष्ट्र पनपा भी, बढ़ा भी, अपना साम्राज्यवादी स्वरूप भी दिखाया और दो विश्व युद्धों को भी झेला। और अब तो खैर जो सिनेरियो है वो आप देख ही रहे हैं। एक बात और गौर करने लायक है कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही है तो उस समय इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का सिनेरियो क्या है। 1789, इससे पहले यहाँ पे पलासी और बक्सर दो युद्ध हो चुके हैं। इस समय फ्रांस की क्रांति में के समय जो नागरिक अधिकारों की बात हो रही है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, सेना जो नेपोलियन पहली बार आर्मी को रख रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, परमानेंट आर्मी, बहुत बेहतरीन तरीके का जो भी सिस्टम चल रहे हैं। इंडिया में क्या है, आप जब भी स्टडी करें तो इन चीजों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी देखें। अलाउद्दीन खिलजी इस समय से बहुत पहले ही सब कुछ स्टेब्लिश कर चुका है, पीडीएस सिस्टम भी, सेना का भी परमानेंट सेना रखने का व्यवस्था, घोड़े और हुलिया और दाग प्रथा, सैनिक और घोड़े के हिसाब से हर काम अलग अलग। ये तो बात रही अलाउद्दीन खिलजी के समय, और भी बहुत सारे डिफरेंट आयाम। जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे कहीं कुछ कि अब ये पहली बार हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आपको इंडियन एस्पेक्ट में भी चीजें दिखेंगी, मिलेंगी लगातार। प्राचीन से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो हमें इससे ये फायदा होता है कि हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। और आजकल के जो प्रश्न है मैक्सिमम टाइम तुलनात्मक तरीके से तो होता ही होता है कि इंडियन हिस्ट्री में भी पुरातन व्यवस्था को आज की व्यवस्था से मिलाना, या पुरातन व्यवस्था की संभावनाओं को नए समय में, मॉडर्न एज में देखना, एटसेट्रा। इसलिए इन चीजों को भी एक बार तुलना करेंगे। हमारे यहाँ भी जो ब्रिटिशर्स आए, अब तो राष्ट्रवाद जो हमने देखा अभी तक, जो इसका जो स्वरूप रहा है, अब हम इंडियन एस्पेक्ट में आएंगे। जब साम्राज्यवाद की ओर चला गया तो अब इंडिया में हम आगे बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टाइम में जनजातीय विद्रोह होंगे, किसान आंदोलन होंगे, लेकिन एक बात और भी हमें समझना होगा, देखना होगा इस पूरे चर्चा में, एक माइंड में आपको रखना होगा कि जो ब्रिटिशर्स 18वीं सदी में थे हमारे यहाँ, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, तीनों ब्रिटिशर्स एक नहीं है, इनका आयाम अलग अलग है। उपनिवेशवाद भी अपना स्वरूप डिफरेंट रखा है अलग अलग समयों में। तो इनका नीति, इनका तौर तरीका, वो सब तुलनात्मक तरीके से आप देखेंगे तो बेहतर है। अगर आप सरसरी निगाह से कि वही ब्रिटेन, वही ब्रिटिशर्स और वही लगातार शासन और एक ही तरीके का, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, उचित नहीं होगा। आप सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, एक बैलेंस अप्रोच भी नहीं बन पाएगा। खैर, हमें यह भी देखना है कि जब हम उनके साथ चल रहे हैं तो वो क्या हमसे बहुत आगे और बहुत, हम हर बात में हमेशा आगे हैं, ये भी देखना होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि उनके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, किसी अच्छी चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, टूल्स के रूप में ही, संसाधन के रूप में ही, अपने औजार के रूप में ही, इंडिया में अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तुरंत के तुरंत, बहुत ही जल्दी, 10-20 सालों के अंतर्गत में ही, तो देने का विषय है, नहीं देने का विषय, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि जो चीजें वो लेके आ रहे हो, क्या उनके समय, उनके पास 500 साल पहले से हैं या हाल ही में उन्होंने भी इजाद किया है। जैसे एनी बेसेंट डिमांड कर रही हैं महिलाओं के अधिकारों की इंडिया में 1916, 17, 18, उस समय तक ब्रिटेन की महिलाओं को भी मताधिकार नहीं मिला हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ भी डिमांड हो रहा है, एनी बेसेंट यहाँ की महिलाओं के साथ एकजुट होकर डिमांड कर रही हैं, तो हम भी उसी पटल पे हैं जो वहाँ पे चल रहा है। बहुतों जगह पे हम सेम पटल पे हैं, कहीं हम बहुत सारे, एक नजरिया आयाम है कि आगे भी हैं। खैर, तो अंग्रेज जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहे हैं तो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन,
चल रहे हैं, वो राष्ट्रवाद का आद्य स्वरूप है, स्टार्टिंग स्वरूप। अभी तक तो हम यही मानते हैं, फ्यूचर में उसका डेफिनेशन जो भी रहे। अब ये कहने के पीछे तर्क ये भी है कि 1857 के विद्रोह को कहीं ना कहीं बस एक सैनिक सिपाही म्यूटिनी या एक बवेला का नाम दिया गया था काफी लंबे समय तक, लेकिन अब उस चीज का खंडन हो चुका है। आजादी के बाद भी वही चल रहा था, लेकिन अब नए नए रिसर्च में खंडन हो चुका है। अब उसे भी राष्ट्रवादी आंदोलन किसी सीमा तक ही सही माना जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, या अब ये एस्टेब्लिश भी नहीं है कि वो कम्प्लीटली एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, लेकिन उसका स्वरूप इतना बड़ा, उसका क्षेत्र और तौर तरीका उसमें जो भी रहा है, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये राष्ट्रीय आंदोलन था ही नहीं, या राष्ट्रवाद का उसमें कोई भी अंश या पुट नहीं था। बिल्कुल था, लिमिटेशंस के साथ था। आप उसको लिमिटेड राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं, लेकिन आप उसे राष्ट्रीय क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन एक हद तक तो कहेंगे ही कहेंगे, और ये अब आज के जो में सर्वमान्य है, तो हम कहेंगे इस चीज को। खैर, तो जिस तरह से किसी भी एक विचारधारा पे, अवधारणा पे स्वरूप बदलता है विचार का, वैसे ही इन चीजों का भी बदल सकता है। तो फिलहाल जो हमारे पास यूज करने लायक बेहतरीन शब्द है वो यही है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग सिरे से नकार देते नहीं नहीं वो राष्ट्रवाद है ही नहीं, वो नथिंग, वो बस एक अपना प्रतिरोध है, सिंगल प्रतिरोध है। तो क्या बिरसा मुंडा ने सिंगल अकेले प्रतिरोध किया है? या फिर किसी भी जो हम विद्रोह का चर्चा कर रहे हैं, किसान विद्रोह का, तो उसमें क्या है, एक दो लोग ही केवल शामिल थे? एक जनसमूह है, एक बड़ा एरिया है। मुंडा विद्रोह हो रहा है, बिरसा मुंडा कर रहे हैं, तो बहुत सारे मुंडा उनके सपोर्ट में हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, मानसिक रूप से तो सारे के सारे। और भी मुंडा छोड़िए, और भी बहुत सारे जाति जनजाति, यहाँ के इंडिजिनस लोग, कुछ ऐसे भी लोग जो कि जनजाति नहीं है, लेकिन इस मानसिकता से भरपूर तरीके से लवरेज हैं कि वो सही कर रहे हैं। जिन लोगों का दृष्टिकोण है कि अंग्रेज हैं या बाहरी देश के लोग हैं, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए, एक्सेट्रा। लंबा आयाम है हर चीज का। आपको किसी भी संदर्भ में आंसर लिखना हो तो आप अपने मैक्सिमम आयामों का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रैक्टिकली, नंबर भी आपको बेहतरीन मिलेगा। यूपीएससी भी आपसे यही चाहती है। घिसे पिटे तथ्य आप ढूंढते हैं कि आंसर, अब तो खैर लोगों ने ढूंढना कम कर दिया, लेकिन 2013 के सिलेबस, जो मेंस का सिलेबस बदला है, उसके पहले अक्सर स्टूडेंट्स के चेहरे पे, मुंह पे कि ये कहाँ आंसर है, किस किताब में है। ठीक है, आंसर एग्जैक्टली तो कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो पूरा का पूरा आयाम ढूंढना चाहते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर इस वाले में देखो पूरा पूरा मिल जाएगा, ये पूरा पढ़ लो तो यहां से निकल आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का तो मैं नहीं कहूंगा, मैं क्या कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आते ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको किसी एक रिसोर्सेज से ढूंढना उठाना मुश्किल होता है। कई एक बार एक रिसोर्स से हो भी जाएगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं कि उसमें कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। डायरेक्ट आप ढूंढना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। आपको एक अपना दृष्टिकोण बनाना है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, उसी चैप्टर को पढ़ करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कुल मिलाकर के विश्लेषण, एनालिसिस ढूंढ रहा है आपसे, आपको वो करना होगा। आप चैप्टर पढ़िए, जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए, अपने आप निकालेंगे। कुछ प्रैक्टिसेस की भी आवश्यकता होती है। अनडाउटेडली अगर आपको सारा ज्ञान होता तो आप किसी का वीडियो लेक्चर क्यों देख रहे होते, आप किसी कोचिंग में क्यों जाते। खैर, तो इनका प्रारंभिक रिवोल्ट, प्रतिरोध, उसके बाद हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेस्टर्न एजुकेशन को एडॉप्ट करता है और उनको समझता है अच्छे तरीके से, फिर अपनी कमियों को देखता है, और यहाँ पे विशेषतया सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, धार्मिक भी कुछ समस्याएं हैं। तो इन सारे चीज़ों को धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो भी हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। राजा राम मोहन राय से लेकर के आप सारे लोग को देख लीजिए, जितने भी नाम आएंगे सबने लगभग यही काम किया कि पहले आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड स्टेप आता है समझाने के माध्यम पे कि कैसे अब हम राष्ट्र बनेंगे। खैर, तो उस समय जो उनकी भूमिका थी, हर स्टेज में, हर टाइम में एक भूमिका होगा। जिस तरह से हम आसानी से पढ़ लेते हैं बुक में, जल्दी जल्दी, इतना आसान समय का गुजरना नहीं होता है।
हर एक टाइम में जो भी लोगों ने काम किया बेहतरीन, जिनका नाम महानता की ओर लिया जा रहा है, वो उस समय के सारे परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़े हैं। अगर राजा राम मोहन राय कोई चीज लेकर के आ रहे हैं, और कभी कोई दयानंद सरस्वती लेके आ रहे हैं, कभी बाल गंगाधर तिलक, तो इन सारे दौर में आपको ये देखना समझना होगा कि एक कौन सा दौर था और एक कौन सा दौर है। उस समय क्या नीड था, क्या आवश्यकता था, और अभी क्या है। किसान आंदोलन अगर बहुत पहले शुरू हुआ तो क्या बाद में खत्म हो गया? नहीं, वो चल रहा है लगातार। जनजातीय आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह से बुद्धिजीवियों ने जो शुरुआत किया वो भी लगातार चल रहा है। हाँ, कभी कभी रूप स्वरूप फॉर्म्स चेंज होते हैं, बदलते हैं। सारे के सारे आंदोलन लास्ट में गांधी की ओर समाहित हो जाएंगे। गांधी और गांधी के अलावा और भी लोग हैं, मेजोरिटी तो गांधी ही है। अब आगे का जो स्टेप आएगा तो 1857 का एक विद्रोह भी आएगा। उस विद्रोह में हमने नाम मात्र कहीं से ही चर्चा कर ही लिया कि क्या मामला था और क्या है। आगे उसके आगे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, इसके पहले भी कुछ संस्थाओं का निर्माण हो चुका होगा, आगे भी होंगे बहुत सारे, इंडिया में, विदेशों में। तो ये जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, ये प्रोसेस इनिशियल फेज के हैं। ये प्रोसेस हैं कि कहीं कहने को कितना भी कह लिया जाए या नहीं कहा जाए, लेकिन ये सब राष्ट्र निर्माण की ओर एक प्रोसेस है, आज़ादी की ओर एक प्रोसेस है, हमारे संगठित होने का एक प्रोसेस है। इसके बाद भी कुछ फेजेज आएंगे। एक स्पेशल फिर आप ज़्यादा विशिष्ट तरीके से चर्चा कर सकते हैं गांधी के आगमन। हालांकि स्टार्टिंग में उदारवादी जो कांग्रेस नेता थे, उनका बस यही सोच था कि पूरे भारतीय जो अनपढ़ जनता है, जो पढ़ी लिखी ठीक से नहीं है, जो अपने कार्यों में लगी हुई है, इनसे मतलब उम्मीद करना कि अंग्रेजों से लड़ेंगे और एक पूरा का पूरा साम्राज्य आके विशिष्ट रूप से मिलेगा हमारे साथ, लोगों का साम्राज्य, ये पॉसिबल नहीं है। जो करना है हम ही करना है इनके तरफ से भी। लेकिन बाद में जो गर्मपंथी लोग आते हैं, नेता आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये हमारी मूक और बधिर जनता नहीं है, ये हमारे साथ आएगी, ये हमारे साथ मिल करके आगे कार्य करेगी। ट्राई भी करते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ भी लेते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती है जो उनके द्वारा अपेक्षित होती है। वो सफलता मिलना शुरू होगा गांधी के समय। गांधी 1915 BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय के इन्विटेशन पे गए थे, और वहां पे पहली बार उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति रखी कि हम एक राष्ट्र नहीं बन सकते, हम अंग्रेजों से ठीक से फाइट नहीं कर सकते, या फिर हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं जब तक कि भारत के लाखों गांवों को इस आंदोलन से जोड़ न दिया जाए, कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ न दिया जाए। ये विचारधारा उन्होंने रखा, और कुछ समय बाद जो भी छोटी छोटी प्रोसेस से वो गुजरे, इसके बाद असहयोग आंदोलन के समय हमें दिखता है, या अंग्रेजों को दिखता है, विश्व को दिखता है कि गांधी ने कितना बड़ा बेस तैयार कर दिया आंदोलन का। सच में किसानों को जोड़ा, भारत के गांव गांव को जोड़ा, दस्तकार, हस्तशिल्पकार, व्यवसायी वर्ग सब भी कमोबेश जुड़ते गए, और एक बड़ा जनसंख्या जुड़ा। किसी कारण से बाद में रोकना पड़ा, फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो पूरा इंडिया कैसे जुड़ेगा, इसके पहले एक दो बातें कि अभी तक जो हम लोग जुड़ रहे हैं, तो इसमें गांधी पे भी एक आरोप लगा कि वो कुछ ही वर्गों की तरफ उनका झुकाव है। गांधी पे ये एक आरोप लगा, लेकिन ये आरोप ही केवल है। कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति पूरे के पूरे जनसमूह को का नेतृत्व कर रहा है, सारे गांव को जोड़ने की बातें कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल सवर्णों की ओर उनका झुकाव है या कुछ हद तक झुकाव है। अगर वो किसानों को जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ उनका जो तारतम्यता है वो कम दिख रहा है। दैट मीन्स ये नहीं है कि वो मजदूरों की ओर उनका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेजोरिटी कौन है, क्या है, उधर ध्यान है। हाँ, इसमें भी सहयोग उनको मिल रहा है। ये खैर विषयांतर हो जाएगा कि किसके तरफ कितना झुकाव रहा है। झुकाव दिखने दिखाने का हर बात का एनालिसिस होता है। एक वर्ल्ड वार होता है, 2 वर्ल्ड वार होता है, 50-100 बार उसका एनालिसिस होने लगता है। तो यहाँ भी वही बात है। एक पटल पे अंबेडकर, पेरियार नायकर इत्यादि लोग अपना अपना लेके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं गांधी के साथ बैठक हो रही है,
और सारे बातों पे एकमत होते हैं लोग, तो दिखता है कि गांधी शायद उस पार्टी के नहीं, इस पार्टी के हैं, मतलब उन लोगों की तरफ से नहीं, इन लोगों की तरफ से हैं। ये किसी किसी का नजरिया बन जाता है। खैर, ये इतना विशेष तरीके से इस पर कुछ ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप अपना नजरिया बैलेंस रखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन चीज़ों पे थोड़ा मंथन किए हुए रहेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप आंसर लिख पाएंगे। वरना वही है कि सवाल थोपा गया और आप उसी धारा में बह गए, हाँ हाँ या ना ना, जो डायरेक्ट आप करेंगे तो इसमें गड़बड़ होगा। आप बैलेंस अप्रोच पे लेके चलेंगे, आप दिखाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि पटल क्या था तो कैसे वो किया गया। गांधी चल रहे हैं और सबको समेटते चल रहे हैं। गांधी कहीं ना कहीं हमारे लीडिंग पुरुष तो हैं, अब इस बात में तो विवाद है नहीं, हम विवाद करेंगे नहीं। तो गांधी के साथ जो बैठकें हो रही हैं, गांधी ने उनको जोड़ा, तो एक बड़े समुदाय को पहले भी लेके चल रहे थे। बहुत सारे धर्म यहाँ पे हैं, बहुत सारे, दैट मीन्स की मेनली हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, तो मुस्लिमों को भी लेके चल रहे हैं। खिलाफत वगैरह आपने देखा है कैसे गांधी एकजुट करके चल रहे हैं। अब रही बात की बाकी लोगों का भी जुड़ाव हो रहा है, दलित वर्ग का जुड़ाव हो रहा है। तो जुड़ाव तो पहले से ही है, लेकिन एक विशिष्ट तरीके से एक उनका नेता आते हैं और करते हैं, उनका नेता बन जा रहे हैं या सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। तो गांधी नेता रहें न रहें, सबको लेके चल रहे हैं। गांधी दैट मीन्स इंडिया का लीडिंग पुरुष। ये ऐसा नहीं कि गांधी को अलग, अम्बेडकर को अलग, सारे लोगों का अपना योगदान है। संविधान में भी अम्बेडकर का इतना बेहतरीन योगदान। तो ये हम लोग खुद ही चर्चाओं को विषयांतर करते हैं। खैर, ये पर्सनल नहीं, अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रवाद के व्यू से बात करेंगे कि गांधी पे जो वो आरोप लगे हैं उनको हम बैलेंस होके उस पर अपना अप्रोच रखेंगे। खैर, तो अब राष्ट्रवाद में आगे हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं कि सब धर्म के लोग हैं ही, सारी जाति के लोग भी एक खास तरीके से जुड़ चुके। और अब जब मजदूरों का एक मामला है कि वहाँ पे विशेष ध्यान लगता है कि गांधी कम ध्यान दे रहे हैं एक्सेट्रा, तो चलिए उनके लिए भी एक मामला है कि 1920 से 30 के बीच में जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो भी मजदूरों को भी जोड़ रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के पूरा इंडिया अब जुड़ जाता है, जिसका डायरेक्ट स्वरूप आपको, भव्य स्वरूप 1942 में दिखेगा पूरे दुनिया को, इंडिया को, ब्रिटिशर्स को, सबको। और वहां से तय हो जाता है कि अब भारत को रोकना असंभव है, भारत को दबाना असंभव है, भारत को तो आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी। ये रहा हमारे इस नए पैटर्न वाले राष्ट्रवाद का स्वरूप, जो हम जनरली देखते हैं, पढ़ते हैं। 1857 के बाद कुछ लोग कांग्रेस के स्थापना के बाद से लेके ये पूरा जो मॉडर्न इंडिया का स्टोरी है, इसी में राष्ट्रवाद को ढूंढते हैं, लिखते भी हैं, मानते भी हैं, इट्स ओके। बट कुछ सवाल ऐसे भी उठते रहे हैं जिसके वजह से हमें और भी चर्चाएं करनी है। खैर, यहाँ तक जो मामला रहा 1942 में जो लोग जुड़े, इसके बाद 47 में आज़ादी मिली। अब यहाँ पे दो बातें मैं रखूंगा, बातें अब जितने भी हैं अलग अलग पहलुओं की, वो सारे। पहले तो 1888 में स्ट्रेची का कहना है कि जो अंतर बंगाल और पंजाब के लोगों में है वो यूरोप के किसी दो देशों में उतना अंतर नहीं है। तो फिर भी वहां पर अलग अलग देश बनाना पड़ा। तो इंडिया कैसे इतना बड़ा क्षेत्र ये एक देश बन सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कई सारे देश बनाने होंगे, या फिर बनेगा, मतलब इंडिया एक राष्ट्र नहीं बन सकता, इतना अंतर है इनमें। वो उस समय रखे, 45 में चर्चिल महोदय भी रखे कि भारत राष्ट्र बन नहीं सकता, अगर बन भी जाए, इसे आजाद हम कर भी दें तो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। फिर इसे, इस अनियंत्रित स्टेट को संभालने के लिए जर्मन सेना और ब्रिटिश अधिकारियों की आवश्यकता होगी। ब्रिटिश अधिकारी और जर्मन सेना क्यों उन्होंने चर्चा किया स्पेशली, आप ये कह दीजिए कि ठीक है आप राष्ट्र नहीं बन सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश अधिकारी और जर्मन सेना की चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का तो खौफ भारतीयों ने देख ही लिया, और जर्मन सेना का तो तुरंत के तुरंत लोगों ने देखा था विश्व युद्ध में। तो ये दोनों से भारतीयों में और भारत के नेताओं में खौफ पैदा करने का एक उनका नजरिया रहा होगा। तो ये काम तो कर रहे हैं चर्चिल, बट उनका एक अप्रोच है कि आप लोग एक नहीं रह पाओगे। वो दो लोगों का विशेष, बहुतों लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इन दो लोगों का अप्रोच। अब कुछ ब्रिटिशर्स थे जो कहते थे कि भारत जो है वो राष्ट्र कभी रहा ही नहीं, हम आए और हमने एक सिनेरियो गठित किया जिससे कि ये राष्ट्र बन पाए।
ये भारत राष्ट्र बन पाया। और कुछ का कहना है कि भारत में कोई संभावना थी नहीं, भारत जो है क्या कहते हैं, राष्ट्र जो है कभी भी उसमें कोई विशेष नहीं रहा जो अभी। खैर, तो हमारा ये कहना है कि अब इनके जो बात हैं, इन बातों में भी हमारा अपना स्टैंड रखना होगा। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इन्होंने हर बार कहा है कि हमने आपको दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी चीज़ें, राष्ट्र बनने का सारा सुविधा भी दिया, जैसे कि जनगणना करवाया तो राष्ट्र आपका दिखाया कि आप एक हो, रेलवे चलाया तो सारे लोग एक दूसरे से मिल पाए, यात्रा की और कल्चर मिला एक दूसरे से, और आप एक राष्ट्र के रूप में समृद्ध हो पाए। हमने शासन प्रशासन एक ही कानून बनाया ताकि आप लोग ताकि नहीं हमने बनाया और आप एक लयबद्ध हो पाए। आर्थिक शोषण कर रहे थे तो भी आप एकजुट हो पाए। पत्र पत्रिका चलाया जिससे पढ़े और सब एकजुट हो पाए, एक्सेट्रा। तो अब हमें स्टेप वाइज खंडन करना होगा पत्र पत्रिका, जिसमें लेखन ही आ रहा और चलता है, यहीं शुरुआत कर लेते हैं कि इनका कहना है कि हम लाए और आप एकजुट हो पाए। तो यहाँ पे आपको एज ए स्टूडेंट ये जरूर गौर करना है कि भारत में उस समय कितने लोग पत्र पत्रिका पढ़ते थे। चलिए, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग चर्चाओं में होंगे, तो कितने लोग चर्चाएं में थे, कितने लोगों को उन पत्र पत्रिकाओं से लाभ मिला और वो क्रांति पनपी। 1% लोग अगर पढ़ रहे हैं या उससे भी कम लोग पढ़ रहे हैं तो किस हद तक कहाँ तक मैसेज क्या जाएगा ये आप भी जान रहे हैं। तो ये तो उनका कहना बहुत ही डिफरेंट बात है और आप कहते हैं, लेकिन आप देखते भी हैं कि ये पत्र पत्रिकाओं पे कितना लगाम लगा रहे हैं लगातार। उसके बाद रातों रात अमृत बाजार पत्रिका को कैसे इन्होंने लैंग्वेज ही बदल दिया, सोम प्रकाश पे एक्ट लगाया, एक्सेट्रा। बहुत सारे लिस्ट हैं इन्होंने क्या क्या किया। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो ये कह रहे हैं कि आपका राष्ट्र बनाने का हमने काम किया, तो हमारे जो भी क्रांतिकारी या बुद्धिजीवी जो भी हैं, जो भी लेखनी कर रहे हैं, लिखते थे, एक दूसरे तक हाथों हाथ पहुंचाया और उसे जला दिया, फाड़ दिया, ताकि कोई सबूत न रहे, वरना वो अरेस्ट होंगे। तो हमने तो अपने राष्ट्रवाद को इस तरह से रात के दीपक तले उससे जागृत किया है। इसलिए कोई दस्तावेज भी नहीं मिलता है कि हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाए 1857 या बाद कभी किसी चीज़ों को। अब आ जाइए रेलवे, तो रेलवे भी आप अपने सहूलियत के लिए लाए थे, हमारे रिसोर्सेस को निकालने के लिए लाए थे, अपने यूज के लिए लाए थे। उसमें हमारा जिस क्षेत्र में है, आपकी बुराइयां हम झेल रहे हैं तो कुछ ऑटोमेटिकली अच्छाइयाँ भी मिल ही जाएगी। तो हमें मिला, आपने दिया नहीं, आपका उद्देश्य कुछ और था, आपका देने का उद्देश्य नहीं था। देने का उद्देश्य होता देते तो हम कहते कि हाँ आपने दिया, हमने लिया, लेकिन हमने लिया नहीं, हमें मिला। आपने दिया नहीं, हमें मिल गया। आपको किसी और उद्देश्य के लिए लाया था, मिल गया। पूरे आपके मेंस के आंसर में, इंटरव्यू के आंसर में, सब जगह आपको यही व्यू रखना है, इस व्यू से इतर व्यू नहीं। अगर इस व्यू से इतर व्यू रहा, उन्होंने दिया और आप एक्सेप्ट करते कि हाँ हमने लिया, आप डिसबैलेंस हो चुके, आपका नंबर धड़ल्ले से कटेगा। आपको इस बात पर फोकस रखना है। फिर जो उनका जनसंख्या का मामला है, तो वो भी उन्होंने तोड़ने के लिए ही लाया था। वो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, वो धर्मगत जनगणना करा रहे हैं। और आज के डेट में हम बोलते हैं 125 करोड़ भारतीय, तो एक होने का फीलिंग आता है। उनके जनगणना से हमें एक होने का फीलिंग नहीं आया, हमें टूटने का फीलिंग आया। अगर हम 125 करोड़ भारतीय न करके कहें कि 15 करोड़ ब्राह्मीण, 10 करोड़ क्षत्रिय, 8 करोड़ वैश्य, 13 करोड़ यादव, 15 करोड़ कुर्मी, जो भी हम कह लें, अगर इस तरह से हम जनगणना करें तो हमारा राष्ट्रवाद का क्या होगा आज भी। खैर, तो आप ये समझ रहे हैं कि जनगणना उन्होंने कैसे किया, किस उद्देश्य से किया। हम हर जगह हर पहलू को उनका जो एक नजरिया है कि हमने ये किया रख करके और खंडन कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी आंसर में इन चीज़ों का अच्छे से समावेशन करने का मौका मिले, बैलेंस अप्रोच रहे। क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको आंसर अकॉर्डिंगली देना है, लेकिन दोनों बातें रहेंगी, आप अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इनका ये कहना कि हमने आपको दिया, ऐसा नहीं है कि इनके कुछ जैसे कि कुछ राइटर ऐसे भी हैं जो कि बता रहे हैं कि भारत में बहुत पहले से राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का अंश है। तो इस बात में चर्चा करेंगे। अब जो कुछ लोगों ने कह दिया कि आप कभी राष्ट्र आपके यहाँ था ही नहीं, राष्ट्र जैसी कोई संभावना नहीं थी, आप नहीं थे,
तो अब हमें देखना होगा कि हमने जम्बू द्वीप की अवधारणा, और केवल जम्बू द्वीप नहीं, हमारे पास कई एक सारे नाम हैं भारत को लेकर के, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, बहुत सारी चीजें। तो क्या इतने सारे नाम अंग्रेजों के आने के बाद रखे गए? नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखेंगे कि हमारे राइटिंग्स में विदेशी यात्री आते हैं यहाँ पे, उनके विवरणों में बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो राजवंश हैं, हमारा अलग अलग जो राजवंश कितने बड़े एरिया पे शासन किए हैं, केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली रही है। अब आप देखेंगे अशोका के टाइम को ले लीजिए, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, सब देख लीजिए। आप गुप्ता एरा को देखिए, आप अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को, औरंगजेब को, मतलब डिफरेंट एरा। हाँ, ये मैं मानता हूँ, या मतलब हम लोग मानते हैं कि किसी खास फेज में टुकड़ों में भारत बटा हुआ है, लेकिन बार बार कई एक बार बहुत बड़े एरिया में कभी हो पाए और कभी नहीं हुए, टुकड़ों में भी हैं। तो आकांक्षा है पूरे एक बड़े क्षेत्र में शासन करने का। तो ये हमारा एक नेचुरल एरिया कवर था कि समुद्र है, उधर नॉर्थ में हिमालय है, तो एक एरिया बनता है जिधर इधर एक रेगिस्तान एरिया बनता है कि उसके आगे हम जाते ही नहीं हैं। फिर इधर भी एक एरिया बनता है जिसके आगे हम नहीं जाते हैं, कुछ जंगलों तक सीमित रहते हैं, कामरूप प्रदेश एक्सेट्रा। तो ये नेचुरल हमारा एरिया था। आप गए तो उस एरिया में भी कट आउट किए पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान, लेकिन बाद में बांग्लादेश। तो आपने तो और भी दो टुकड़ा करके गए भारत को, आज वो कहीं ना कहीं 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो आपका जो नजरिया है वो नजरिया अब हमारे एंगल से, कि अगर कालिदास मेघदूतम में लिख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बादल गुजार रहे हैं और पूरे एरिया के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स हमारे यहाँ कलाकृतियाँ, मूर्ति आकृति, अलग अलग शैलियाँ एक दूसरे से ओवरलैप करती हुई, तो संस्कृति में देखेंगे, राइटिंग्स में देखेंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण में देखेंगे, भरा पड़ा इतिहास है। गणतंत्र की भी बातें करेंगे तो बहुत पहले, कुछ देर पहले मैंने चर्चा में बताया कि जिस समय फ्रांस में बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दिख रही हैं, वो हमारे यहाँ पहले भी बहुत सारे एरिया टाइमिंग में आ चुके हैं। नेपोलियन जो कर रहा है सैन्य संगठित परमानेंट सैनिक का व्यवस्था, वो हमारे यहाँ अलाउद्दीन बहुत पहले कर चुका है। खैर, तुलनात्मक तो चलेगा, हर काम हम बहुत पहले कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, या कुछ काम हम बाद में किए, तो हम बैलेंस अप्रोच ही अपनाएंगे हर जगह। पूरा का पूरा ये जो चर्चा है राष्ट्रवाद पे ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए, और वहीं पे एक इस आउटलाइन को देखिए, समझिए कि मैं कहाँ से कैसे ले जा रहा हूँ। सारी चीज़ों पे चर्चा इसलिए भी कि आपको राष्ट्रवाद पे या किसी भी अन्य आंसर में राष्ट्रवाद का जब हेल्प लेना हो किसी भी फेज में, तो आप आराम से लिख पाएं। आप टोटल हिस्ट्री डिटेल से पढ़ेंगे, और ये जो आउटलाइन मैंने खींच दिया, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा लिखने के लिए। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, सत्ता प्रणाली से देख रहे हैं। हर्षवर्धन भी साउथ में जाने का प्रयास किए हैं, एक बहुत बड़े राष्ट्र में उन्होंने प्रयास मन में मनसा रखे, कर लिए या नहीं कर पाए, लेकिन टारगेट है कि हमें करना है इतने बड़े क्षेत्र में शासन। तो हमारा राष्ट्र एक नेचुरल राष्ट्र रहा है शुरू से, मध्यकाल में भी, और इस समय भी कोई ना कोई शक्ति आती। मराठास को देखिए कि अटक से कटक उनका जो कंसेप्ट था, बहुत बड़े एरिया में वो कवर भी किए। ठीक है, अंग्रेज थे, अहमद शाह अब्दाली, वो युद्ध हार अलग मामला है। अंग्रेज नहीं होते तब भी वो हार जाते, कोई और उदय होता हारता, लेकिन कोई ना कोई क्षेत्रीय शक्ति होती जो कि पूरे राष्ट्र को कंबाइंड की होती। हमारा राष्ट्र, अंग्रेज अगर नहीं आते, उपनिवेशवाद इस दुनिया में नहीं होता, तब भी ये राष्ट्र फॉर्म होता, तरीका अलग होता। अब रही बात की अंग्रेजों के चीजों को हमने कट तो किया, लेकिन क्या सिरे से खारिज कर दें? कुछ जगहों पे जरूर इन चीजों का भी अध्यापन हो रहा है कि आसानी से मान लिया जाता है कि अंग्रेजों ने दिया, हमने लिया, अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहे थे तो हम एकजुट हो गए। ये डायरेक्ट लाइन इस तरह से अध्ययन नहीं करना है, इससे आपके बायस्ड होने का पूरा खतरा बना रहेगा। आपके आंसर में भी वन साइडेड अप्रोच चला जाएगा और मार्क्स ठीक से नहीं मिल पाएंगे। आपको देखना ये है कि अब अंग्रेजों का क्या योगदान रहा। तो अगर अंग्रेजों को कुछ योगदान है ही नहीं, तो ये कहानी मैं यूरोपियन टाइम से, क्योंकि आज का जो राष्ट्रवाद है वो उसका शुरुआत बेसिकली यहाँ से, क्योंकि
आज भी जो हमारा संविधान है उसमें 1935 से सारा कुछ लिया गया है, मैक्सिमम चीज़ें ली गई हैं। 3 साल हम बैठे और बहुत बेहतरीन तरीके से हर इंडिया के हर व्यक्ति का वहाँ स्वागत था कि आइए अपने विचार को रखिए, और बहुत ही खुला दरबार की तरह संविधान सभा में काम हुआ। 3 साल तक हर किसी के विचारों को सुना गया और सर्वसम्मति से ये संविधान खड़ा हुआ। विश्व में अब तक का सबसे बेहतरीन तरीके से इस संविधान को बनाया गया। सबसे बड़ा संविधान तो है ही, और लगातार इसमें अभी भी संशोधन है। मतलब इसका मूल स्वरूप भी ऐसा है कि हम आसानी से बेहतरी के लिए संशोधन भी कर रहे हैं। तो उस समय जो तैयार किया हमने आज़ादी जो पाई, आज़ादी पाने के बाद जो एक प्रॉब्लम था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि यूरोप अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से देश बांट दिया गया, तो यहाँ भी बांटना पड़ेगा या कुछ और, तो एक आप हो रहे तो हो तो पाएंगे नहीं। लेकिन नेहरू ने उसका भी विकल्प निकाला, हिंदी को राजभाषा, अंग्रेजी को शुरुआती 15 साल के लिए सह राजभाषा और 14 क्षेत्रीय भाषाओं को मिला करके विविधता में एकता का स्वरूप दे दिया। आफ्टर 15 ईयर्स इंग्लिश परमानेंट क्या मतलब अनिश्चित काल के लिए घोषित कर दिया गया। उसका फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन राष्ट्र तो हमने बना लिया, चल भी गया। स्टेची, चर्चिल, अन्य लोग सबने क्या कहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान फॉर्म होते समय भी कुछ वहाँ के नेताओं ने कि यहाँ पे कभी कोई अल्पसंख्यक पीएम नहीं बनेगा, वो भी दिख चुका। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भी नहीं बनेगा, वो भी दिख चुका। खैर पीएम पे स्पेशली बात थी। तो ये जो हमारा अभी वर्तमान राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसमें जब लेखनी आएगी तो सारी बातें तो मैंने बताई। एक बात जरूर इस चीज को भी रखना है कि आज का जो स्वरूप है इसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं। ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें उनका भी शामिल होना बिल्कुल है, क्योंकि हम उनके खिलाफ ही रेसिस्ट करके और उसी डायरेक्शन में एक फॉर्म किया हमने पूरे राष्ट्रवाद को। जितने भी पहलू हैं जुड़े हमारे उसी तरीके से। हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अपने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग बेहतरीन संविधानों से संविधान गठित के रूल्स को लिया, बनाया और आज चल रहे हैं, वो अलग है। सारा का सारा ब्रिटिश रूल पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज का जो पूरे विश्व में राष्ट्र है, जनता का जो राज्य है, उसमें बहुत ज़्यादा अंश यूरोपियन कंसेप्ट का है, ब्रिटिशर्स का है। हमारे एंगल से ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंसेप्ट, वो जो आज कंसेप्ट चल रहा है वो ब्रिटेन में ही पैदा हुआ ऐसा नहीं है, वरना फ्रांसीसी क्रांति की इतनी चर्चा हम क्या यूरोप में भी और हर जगह। तो इस पूरे आज के राष्ट्रवाद को समझने का, जानने का कि कैसे कैसे आउटलाइन चल रहा है, कौन कौन से लोगों का चर्चा परिचर्चा रहा, क्या क्या आरोप लगे, इन सारे पहलुओं को देखना काफ़ी जरूरी था। अब रही बात कि कुछ इस पे प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न पहले भी इन चीज़ों को छूते हुए या डायरेक्ट भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी जहां भी हो, तो इन सारे प्रश्नों पे भी एक हमारा अलग सेशन होगा चर्चा करने के लिए। इस सेशन में मैं समझता हूं कि ये जो आउटलाइन बना है ये इनफ है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।